नमस्कार। आज हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज हमारे तिरंगे की कहानी को समझने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है दोस्तों, ये एक तरह से हमारे देश की आत्मकथा है, जिसके हर रंग, हर धागे में हमारे संघर्ष, हमारे आदर्श और हमारी उम्मीदें बुनी हुई हैं। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है ना, कि आखिर कपड़े का एक मामूली सा टुकड़ा 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपनों, उनकी पहचान का प्रतीक कैसे बन जाता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम जो तिरंगा फहराते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में ये कई बदलावों और विचारों के सफर का नतीजा है। तो आइए पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के उन झंडों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमारे आज के तिरंगे की नींव रखी। देखिए, ये सफर शुरू हुआ 1906 में कलकत्ता के झंडे से, जिसे भारत का पहला अनौपचारिक झंडा भी कहते हैं। फिर 1921 में गांधी जी के प्रभाव से एक नया झंडा आया, जिसके बीच में चरखा था। चरखा यानी आत्मनिर्भरता और आम इंसान की ताकत का प्रतीक। और फिर 1931 आते आते स्वराज ध्वज ने शक्ल ली, जिसके रंग आज के तिरंगे के बहुत करीब थे। हर नया डिजाइन आजादी की लड़ाई के बदलते इरादों को दिखा रहा था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। साल 1947 में हमारे तिरंगे को उसका अंतिम रूप दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। यहां एक बहुत बड़ा और अहम बदलाव किया गया। चरखे की जगह अशोक चक्र को अपनाया गया। ये सिर्फ एक प्रतीक का बदलाव नहीं था, ये एक सोच का बदलाव था। चरखा जहां आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, वहीं अशोक चक्र देश को धर्म के शाश्वत पहिए से जोड़ता था, यानी कानून, नैतिकता और न्याय के उस प्राचीन भारतीय सिद्धांत से जो देश की नींव बनने वाला था। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि हमारा तिरंगा बना कैसे, तो अब ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसके हर रंग और प्रतीक की अपनी एक कहानी है, अपना एक गहरा अर्थ है। सबसे ऊपर है केसरिया रंग। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये देश की ताकत और हिम्मत का प्रतीक है। ये हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसके बाद बीच में आती है सफ़ेद पट्टी, जो शांति और सच्चाई को दर्शाती है। ये इस बात पे जोर देती है कि हमारे राष्ट्र का रास्ता हमेशा ईमानदारी और सच का होना चाहिए। ये गांधी जी के आदर्शों की सीधी झलक है। और सबसे नीचे की हरी पट्टी हमारी जमीन की हरियाली, उसके उपजाऊपन और विकास का प्रतीक है। ये भारत के कृषि से गहरे रिश्ते को दिखाती है, वो रिश्ता जो हमारे देश की तरक्की और खुशहाली का आधार है। और फिर आता है केंद्र में नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र। 24 तीलियों वाला ये धर्म चक्र हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाता है कि चलते रहने में ही जीवन है और रुक जाना मौत के बराबर है। ये राष्ट्र को हमेशा आगे बढ़ने और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है। शुरुआत में इन रंगों को अलग अलग धार्मिक समुदायों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन जब हमारे तिरंगे को अंतिम रूप दिया गया तो इस व्याख्या को जानबूझकर बदला गया, ताकि एक एकजुट और धर्मनिरपेक्ष भारत की तस्वीर पेश हो। अब ये रंग किसी समुदाय के नहीं, बल्कि साहस, शांति और विकास जैसे गुणों के प्रतीक हैं। एक ऐसा विचार जो हर भारतीय को एक साथ जोड़ता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक जीवित सम्मान का हकदार है। और इसी सम्मान को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन्हें हम भारतीय ध्वज संहिता या फ्लैग कोड कहते हैं। फ्लैग कोड की कुछ खास बातें हैं, जैसे झंडा हमेशा हाथ से बुने हुए कपड़े यानी खादी का ही होना चाहिए। केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। देश में कोई भी दूसरा झंडा राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा नहीं लगाया जा सकता। और अगर कोई झंडा फट जाए या खराब हो जाए तो उसे पूरे सम्मान के साथ नष्ट किया जाना चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि इस प्रतीक के प्रति हमारे गहरे आदर को दिखाने का तरीका है। तो जब हम इसके इतिहास, इसके मतलब और इसके सम्मान से जुड़े नियमों को एक साथ देखते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि हमारा तिरंगा किस तरह आज के भारत को एकता के एक धागे में पिरोता है। जरा इस आंकड़े को देखिए। लगभग 1.4 अरब लोग, इतनी बड़ी और अलग अलग संस्कृतियों वाली आबादी इस एक प्रतीक के नीचे एक हो जाती है। ये हमारे तिरंगे के जोड़ने की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। खुद महात्मा गांधी ने कहा था, एक ध्वज सभी राष्ट्रों के लिए एक जरूरत है। लाखों लोग इसके लिए अपनी जान दे चुके हैं। ये बेशक एक तरह की मूर्ति पूजा है, जिसे नष्ट करना पाप होगा। ये शब्द हमें झंडे के भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व का एहसास दिलाते हैं। और अंत में मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं।
किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक की पहचान क्या सिर्फ उसके इतिहास से होती है या उस भविष्य से जिसे उसके लोग उस झंडे के नीचे मिलकर बनाने की कोशिश करते हैं? इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।